नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार। और आज के सेशन की बात करें तो अक्टूबर सीरीज एक्सपायरी के दिन बाजार में बिकवाली हावी रही। हालांकि इस सीरीज में बाजार ने मजबूती दिखाई। निफ्टी आज आधा % कमजोर होकर 11,700 के नीचे बंद हुआ है। निफ्टी बैंक में भी 150 अंकों से ज्यादा की गिरावट रही। हालांकि ये दिन के निचले स्तरों से सुधरकर क्लोजिंग हुई है। अधिकतर सेक्टर्स में गिरावट रही, लेकिन आईटी इंडेक्स हल्की मजबूती लेकर बंद हुआ है। वहीं चुनिंदा तेल गैस स्टॉक्स में भी तेजी का रुझान था। वहीं मेटल, कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में सबसे ज्यादा दबाव देखने को मिला। लेकिन अक्टूबर सीरीज बाजार के लिए अच्छी रही है। इस सीरीज में निफ्टी 8% मजबूत हुआ है, तो वहीं बैंक निफ्टी ने 17% का मूव दिया है। अब नजरें रहेंगी नवंबर सीरीज पर। हालांकि ग्लोबल इवेंट्स काफी हैं जिन पर नजरें टिकी रहेंगी। रिमेनिंग अर्निंग्स हैं जिन पर बाजार फोकस करेगा। आज के इंस्टीट्यूशंस के आंकड़े आपके सामने लाते हैं। एफआईज ने बिकवाली की है 421 करोड़ की और डीआईज ने भी बिकवाली की है 253 करोड़ के आसपास की। इनफैक्ट कल दिग्गज रिलायंस के नंबर्स आएंगे तो रिलायंस फोकस में रहेगा। हालांकि आमतौर पर ये नंबर्स बाजार बंद होने के बाद ही आते हैं और आज कई कंपनियां थी जिनके नंबर्स आए थे, उसमें एक मारुति सुजुकी भी था। इनफैक्ट मारुति की मैनेजमेंट भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी चर्चा करेंगे, आगे का आउटलुक समझेंगे। और साथ ही आज के जानकार हिमांशु गुप्ता भी हमारे साथ हैं आपके सभी सवालों के जवाब देने के लिए। ये शो ट्विटर, फेसबुक पर लाइव भी है, तो अपनी क्वेरीज आप वहां भी हमें भेज सकते हैं। लेकिन शुरुआत मारुति से ही करेंगे। दूसरी तिमाही के नतीजे मारुति सुजुकी ने आज पेश किए हैं, जहां पर आय में 10% की ग्रोथ रही है। और नतीजों पर ही बातचीत करने के लिए कंपनी के चेयरमैन मिस्टर आर सी भार्गव हमारे साथ मौजूद है। मिस्टर भार्गव नमस्कार, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। सबसे पहले तो सर, फेस्टिव सीजन को लेकर होप्स बहुत है और अब तक का जो फेस्टिव सीजन पैन आउट हुआ है, स्पेशली नवरात्रि सीजन जो रहा है, उसमें शोरूम्स में ग्रोथ कैसी रही है, कैसे फुटफॉल्स रहे हैं? अब किसे नवरात्रि जब शुरू हुई थी, शायद 16 या 17 तारीख कब शुरू हुई थी, सेल्स अब किसे अच्छी रही हैं। पिछले साल के मुकाबले में सेल्स बराबर या बराबर से ज्यादा ही रही हैं, कम नहीं है पिछले साल। तो इनफैक्ट ये तो एनकरेजिंग है कि जो सेल्स रही हैं फेस्टिव सीजन में अब तक, वो पिछले साल के बराबर या स्लाइटली बेटर ही रही हैं। अच्छा, एक चीज और बताइए मिस्टर भार्गव, सप्लाई साइड पर स्थिति कैसी है? क्या ऑटो एंसिलरी कंपनीज समय पर सप्लाई दे रही हैं? जो इश्यूज थे वो सॉर्ट आउट हो गए हैं अब? नहीं, अब मेरे ख्याल से सब स्टेट्स ने और बाकी जो लोकल अथॉरिटीज वगैरह हैं, उनकी सबकी नीतियां जो हैं वो काफी बदल गई हैं और काफी सपोर्टिव हो गए हैं। तो नतीजा इसका ये है कि अब सप्लाईज में और वेंडर्स को प्रोडक्शन करने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है और प्रोडक्शन उस लिहाज से काफी स्मूथली चलता चला आ रहा है। तो सप्लाई साइड की जो दिक्कतें हैं वो अब पूरी तरीके से दूर हो गई हैं। अच्छा, रूरल मार्केट का प्रदर्शन कैसा रहा है? क्योंकि अच्छे मॉनसून की वजह से होप्स तो यही थी कि रूरल मार्केट अच्छा परफॉर्म करेगा। तो अगर मारुति की बात करें स्पेशली, तो रूरल मार्केट कैसा पैन आउट हुआ है? और स्पेशली अगर हम अर्बन मार्केट से कंपैरिजन करें तो वो जो एक्सपेक्टेशन है कि अब रूरल मार्केट सबकी से अच्छा करेंगे, बिल्कुल सही निकल रही है। क्योंकि फसलें जो अब से पैदा हुई हैं वो पहले के मुकाबले में बहुत अच्छी हैं और उन फसलों के बेसिस पे और जो किसान की इनकम आ रही है एमआरपी वगैरह में बेच के, तो उसके वजह से जो रूरल डिमांड है और जो रूरल अफोर्डेबिलिटी है कार्स की, वो बढ़ गई है। तो ग्रोथ का एक काफी बड़ा प्रोपोर्शन जो है वो रूरल एरिया से आ रहा है और जो परसेंटेज है टोटल सेल्स की, वो मेरे ख्याल से इस क्वार्टर में पिछले साल करीब 37% थी, इस साल 41% हो गई है। और कॉरस्पॉन्डिंगली जो अर्बन एरियाज की ग्रोथ है वो कंपैरेटिवली धीमी है, दबी हुई है। कोई खास एक्सेलरेशन अर्बन एरियाज में नहीं नजर आ रहा है। तो अर्बन मार्केट के मुकाबले रूरल ग्रोथ ज्यादा बेहतर रही है। अच्छा मिस्टर भार्गव, पिछले 2-3 महीनों में जितने भी ऑटो इंडस्ट्री के पार्टिसिपेंट से हमारी बातचीत हुई है, उनका मानना यही था कि फेस्टिव सेल्स बेहतर रह सकती हैं, जो कि टर्नआउट हो भी रही हैं। लेकिन एक आशंका सबके मन में जरूर ये है कि शायद ये फेस्टिव सेल्स आगे मजबूत रहेंगी या फिर नहीं रहेंगी, या फिर जो सेल्स ट्रेंड लौटता हुआ दिख रहा है कितना टिकाऊ होगा, इसको लेकर अभी भी क्वेश्चन मार्क है। तो क्या इंडिकेशंस अभी के ट्रेंड को देखते हुए मिल रही हैं? क्या ये सेल्स पोस्ट फेस्टिव टाइम भी सस्टेन करेंगी?
नहीं, अभी मैं तो इतना ही कह सकता हूं कि दिसंबर तक तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो डिमांड चल रही है ये सस्टेन रहेगी और दिसंबर तक कोई प्रॉब्लम इंडस्ट्री को आनी नहीं चाहिए, ये तो मेरा अंदाजा है। दिसंबर के बाद क्या सिचुएशन रहेगी उसका हम अंदाजा दिसंबर के महीने में ही लगाएंगे, ताकि कुछ फैक्ट्स और सामने आ जाएं, कुछ स्थिति कोविड के बारे में, अर्बन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, गवर्नमेंट स्पेंडिंग पर कोई अगर स्टिमुलस की स्कीम आने वाली है उसके बारे में तो जानकारी और हो जाए तो फिर उस वक्त अंदाजा लगाना शायद ज़्यादा सही रहेगा, ताकि इस वक्त तो काफ़ी गैसवर्क करना पड़ता है और कोई ख़ास उसका फ़ायदा नहीं है कि ज़्यादा गैसवर्क किया जाए इन चीज़ों। जी चलिए, शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए सीएनबीसी आवाज से, एंड ऑल दी वेरी बेस्ट आने वाले क्वार्टर्स के लिए। तो मिस्टर भार्गव को आपने सुना और होप्स तो उनकी यही है कि जो सेल्स ट्रेंड है वो एटलीस्ट दिसंबर तक मजबूत दिख रहे हैं। आगे का ट्रेंड अभी प्रिडिक्ट करना मुश्किल है, लेकिन हाँ फेस्टिव सेल्स काफी दमदार रही है, स्पेशली रूरल एरिया से। हिमांशु गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं। हिमांशु, एक क्विक कमेंट आपका मारुति पर। गुड इवनिंग दीपाली। देखिए, क्लियरली मुझे लगता है कि जिस तरह की रोबस्ट कमेंट्री अभी हमने सुनी मैनेजमेंट की तरफ से, वो क्लियरली चार्ट में कहीं ना कहीं दिखाई पड़ती है। और हमने देखा है कि इस मार्केट में जहां पर वॉलेटिलिटी बनी हुई है रिसेंट कुछ दिनों में, उसके बावजूद मारुति के शेयर में एक आउट परफॉर्मेंस बनती हुई नजर आई है। मेरा मानना है कि मीडियम टर्म के पर्सपेक्टिव से काफी पॉजिटिव सेटअप है यहाँ पर मारुति का, और मेरा ऐसा मानना है कि नियर टर्म में एक बार 7,500 7,700 पर थोड़ा सा समय यहाँ पर स्पेंड कर सकता है। लेकिन जैसे ही इस लेवल के ऊपर निकलता है तो मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ से 10 से 15% तक की बड़ी अपसाइड मारुति में देखने को मिलेगी। तो नियर टर्म में मुझे लगता है कि यहाँ पर 6,900 7,200 इस दायरे में कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है, लेकिन इवेंचुअली सेटअप काफी पॉजिटिव है। और मेरा ऐसा मानना है कि 7,500 7,700 के लेवल के ऊपर जैसे ही यहाँ पर निकलेगा, एक बड़ी तेजी यहाँ पर मारुति में देखने को मिल सकती है। ठीक है, चलिए अब सवालों करते हैं शामिल। सोमेश हमारे साथ हैं फोन लाइन पर नांदेड़ से। सोमेश, गुड इवनिंग, बताइए अपना क्वेश्चन। हेलो मैम, गुड इवनिंग। मैंने टाटा इलेक्ट्रिक का शेयर 100 शेयर लिए थे मैम, लेकिन अब बहुत लॉस हो रहे हैं पर शेयर पर। आपने काफी ऊपर के भाव पर खरीदा, इसीलिए नुकसान हो रहा है। 1665 की बाइंग है, 1508 पर ट्रेड कर रहा है। तो बताइए सजेशन क्या रहेगा? मार्केट का मूड बिगड़ा हुआ है, इसीलिए हमने अच्छे स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग देखी है हिमांशु, यही कारण टाटा एलेक्सी भी थोड़ा नीचे आया है। क्या करें अब ये? दीपाली, मेरा मानना है कि बहुत आउट परफॉर्मिंग सेक्टर में एक बहुत ही स्ट्रांग स्टॉक इन्होंने लिया है। हालांकि बहुत लगभग 3 गुना ये मार्च के लोज से हो चुका है। 500 के लेवल से लगभग 1700 रुपए तक के इसमें हाईज लगे। मेरा ऐसा मानना है कि स्टॉक का जो ट्रेंड है वो इंटैक्ट है, काफी अप ट्रेंड अभी भी यहाँ पर मुझे लगता है कि कंटिन्यू देखने को मिल सकता है। नियर टर्म में हालांकि यहाँ पर एक थोड़ा सा प्रॉफिट और करेक्शन देखने को मिल रहा है, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, जिसके चलते मुझे लगता है कि 1450 से 1500 के आसपास यहाँ पर अपनी सपोर्ट के आसपास ये आ चुका है। तो मेरा इनके लिए सलाह ये रहेगी कि अगर ये थोड़ा सा इस इन्वेस्टमेंट को थोड़ा टाइम दें और अगर हो सके तो 1450 के आसपास यहाँ पर अपनी पोजीशन को और एवरेज कर सकते हैं। अगर एक स्टॉप लॉस लगाना चाहें तो 1300 रुपए के नीचे के एक पोजिशनल स्टॉप लॉस लगाएं, तो मुझे लगता है कि आने वाले कुछ हफ्तों में यहाँ पे वापस से तेजी बनते हुए नजर आएगी और इनको इनके भाव जरूर मिलेंगे। होल्ड करने की सलाह है, बने रहिए अपने एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट में। अंकित गुप्ता ने फेसबुक के जरिए सवाल भेजा है केपीआईटी टेक पर। इन्होंने 114 के प्राइस पर खरीदारी की हुई है। दूसरा स्टॉक इनके पास ग्रैन्यूल्स इंडिया, और यहाँ पर इनका जो परचेसिंग प्राइस है वो 392 का है। तो दोनों स्टॉक्स पर आपका व्यू हिमांशु, और जो इनका व्यू है स्पेशली वो शॉर्ट टर्म का है, तो उस हिसाब से स्ट्रैटेजी बताइए। देखिए, शॉर्ट टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से केपीआईटी में ऑलरेडी लगभग इनके खरीद के भाव से 15-16 रुपए यहाँ पर काउंटर नीचे काम कर रहा है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि 90 रुपए के आसपास यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जो कि पहले एक रेजिस्टेंस हुआ करता था। तो फिलहाल अभी यहाँ पर होल्ड करें। हालांकि 114 मुझे लगता है कि आने में काफी वक्त लग सकता है, लेकिन 100-102 रुपए के आसपास अगर कोई बाउंस मिलता है तो वहां पर मुझे लगता है कि वहां पर एग्जिट किया जा सकता है। जहां तक दीपाली ग्रेनुल्स की बात है, तो ग्रेनुल्स में हमने देखा कि बहुत ही शानदार रिजल्ट्स देखने को मिले और स्टॉक लगातार एक आउट परफॉर्मेंस दिखाता हुआ नजर आया है। तो यहाँ पर ग्रेनुल्स में मेरी सलाह रहेगी कि 360 रुपए के क्लोजिंग स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर पोजीशन में बने रहें
और मेरा ऐसा मानना है कि अगर ये थोड़ा सा मीडियम टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको होल्ड करें तो यहाँ पर काफी अच्छा मुनाफा बनता हुआ देखने को मिल सकता है। ठीक है, पंचाल है हमारे साथ फोन लाइन पर अहमदाबाद से। पंचाल नमस्कार, बताइए सवाल अपना। हाँ मैडम, मेरी पास 100 DLF है, तो मैं होल्ड करूँ, दिवाली तक होल्ड कर सकता हूँ? बताइए तो क्या करूँ, दिवाली तक होल्ड कर सकते, क्या रहेगा DLF? क्या होगा आपका सजेशन हिमांशु? डीएलएफ रख सकते हैं थोड़ा समय, 158 की खरीदारी है इनके पास, 153 पर बंद हुआ है, बताइए। दीपाली नियर टर्म में थोड़ा सा प्रेशर मुझे लगता है कि देखने को मिलेगा। अभी हमने देखा कि 170 172 के लेवल्स पर एक तरफा बहुत सेलिंग प्रेशर यहाँ पर बनता हुआ नजर आया। मेरा ऐसा मानना है कि चार्ट्स ऐसा बता रहे हैं कि नियर टर्म में काफी कुछ पॉजिटिविटी प्राइस इन है। 130 135 रुपए तक का डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। अगर वहां तक ये होल्ड कर सकें तो बने रहने की सलाह है। उन लेवल्स पर पोजीशन को ऐड भी किया जा सकता है, लेकिन इमीडिएट नियर टर्म में मुझे लगता है थोड़ा दबाव देखने को मिलेगा। फेसबुक के जरिए प्रदीप ने एक सवाल भेजा है, स्पाइस जेट पर ये राय लेना चाहते हैं। इन्होंने खरीदा हुआ ये स्टॉक और जिनका परचेसिंग प्राइस 51 रुपीज का है, तो बताइए क्या सजेशन रहेगा आपका हिमांशु स्पाइस जेट पर? दीपाली देखिए, हालांकि कोई बहुत अच्छा परफॉर्मेंस स्पाइस जेट की तरफ से देखने को नहीं मिली है और हमने देखा कि लगातार 2 या 3 महीने से बिल्कुल एक साइडवेज कंसोलिडेशन में स्टॉक बना हुआ है। नियर टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से 48 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ इस पोजीशन में बने रहिए। अगर 48 रुपए के नीचे स्टॉक में क्लोजिंग देखने को मिलती है तो यहां से एग्जिट कीजिए। उस कंडीशन में यहां पर स्टॉक और नीचे फिसलता हुआ देखने को मिल सकता है, लेकिन अगर 48 रुपए का स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं होता तो यहां पर मेरा मानना है कि 54 से 56 रुपए तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है और वहां पर ये अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ठीक है, योगेश हमारे साथ फोन लाइन पर आगरा से बातचीत करने के लिए। योगेश नमस्कार, बताइए सवाल अपना। सवाल ये है, मैंने 1000 जो है HPCL लिए हुए हैं 205 के रेट। अब इसका क्या कर रहे हैं, होल्डिंग करें, आगे करें, आप बाहर हो जाएं? हिमांशु 205 की खरीदारी है, 180 के आसपास ये बंद हुआ है और OMCs थोड़े अंडर परफॉर्मर रहे भी हैं, क्या करना चाहिए? दीपाली इनके लिए थोड़ी सी अच्छी बात यह है, पॉजिटिव न्यूज ये है कि क्रूड ऑयल में जिस तरह की गिरावट देखने को मिल रही है उसका कहीं ना कहीं फायदा इस सेक्टर में बनता हुआ नजर आया और आज हमने देखा कि ऑलमोस्ट ऑल जितने भी इस सेक्टर के स्टॉक्स हैं वो एक अच्छी तेजी के साथ बंद हुए। पर्टिकुलरली HPCL की अगर मैं बात करूं तो शॉर्ट टर्म में यहाँ पर एक पॉजिटिव मैं कहूंगा कि एक पॉजिटिव प्राइस सेटअप बनता हुआ देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल मेरी सलाह ये रहेगी कि 170 रुपए का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ बने रहें। स्टॉक 185 186 रुपए के ऊपर अगर निकलता है तो वहां पर एक बड़ा ब्रेकआउट बनता हुआ नजर आएगा और उस कंडीशन में मेरा मानना है कि 200 से 205 रुपए तक के टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल बने रहें, 170 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन को होल्ड रखें। ठीक है, इसके अलावा नीरज राणा ने एक सवाल भेजा है फेसबुक के जरिए। टेक महिंद्रा पर इनका सवाल है, 15 शेयर इन्होंने खरीदे हुए, 841 इनका खरीदारी का भाव है और हिमांशु उन्होंने मेंशन किया है कि लंबे समय के लिए भी होल्ड कर सकते हैं, तो होल्ड करना इशू नहीं है, बस ये जानना चाहते हैं कि ये चॉइस कैसी है इनकी, तो बताइए। अनडाउटेडली काफी अच्छी चॉइस है। IT स्टॉक्स हमने देखा है कि यही एक पर्टिकुलर ऐसा सेक्टर है जिसने क्लियरली एक आउट परफॉर्मेंस दिखाई है किसी भी सेक्टर के कंपैरेटिवली। टेक महिंद्रा की अगर बात की जाए दीपाली तो मुझे ऐसा लगता है कि 820 830 रुपए का एक मल्टीपल रेजिस्टेंस होल्ड करने के बाद स्टॉक वापस से थोड़ा सा दबाव में आ रहा है, तो फिलहाल यहाँ पे बने रहें, लेकिन 780 रुपए का मेरा एक सजेशन रहेगा कि वीकली बेसिस पर एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें, क्योंकि ये होल्ड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इनको एक वीकली बेसिस पर स्टॉप लॉस रिकमेंड करूंगा 780 का। स्टॉक जब तक उसके ऊपर यहाँ पर बना है मेरे हिसाब से यहाँ पर एक साइडवेज कंसोलिडेशन या थोड़ा बहुत एक टाइम वाइज करेक्शन देखने को मिल सकता है। किसी भी कंडीशन में अगर 830 840 रुपए के ऊपर वापस ये स्टॉक निकलता है तो वापस से मुझे लगता है एक बड़ी तेजी बनते हुए देखने को मिल सकती है। 780 रुपए के एक वीकली क्लोजिंग स्टॉप लॉस के साथ यहां पर बने रहें। ठीक है, अगला सवाल हमसे पूछने के लिए अशोक है इनफैक्ट फोन लाइन पर जलंधर से। अशोक जी नमस्कार, बताइए अपना सवाल। हेलो अशोक जी सवाल पूछिए अपना। हेलो हेलो अशोक जी अगर आप सुन पा रहे हैं तो अपना क्वेश्चन पूछिए प्लीज। हाँ, मैंने ना ये शेयर ले रखे हैं मुथूट फाइनेंस,
हेलो, 1178 में। ठीक है, और बजाज किस भाव पर फिनसर्व खरीदा हुआ है आपने? 1178। ठीक है, पूछ लेते हैं। हिमांशु, मुथूट फाइनेंस 1178 की बाइंग है, बजाज फिनसर्व 5898 का परचेजिंग प्राइस है। दोनों स्टॉक्स, दोनों कंपनियां एक ही क्षेत्र की इन्होंने चुनी है और बजाज फाइनेंस में भी नुकसान हो रहा है इनको। क्या रिकमेंडेशन रहेगी अब? दीपाली, देखिए मुथूट फाइनेंस मैं कहूंगा कि ऑफ लेट एक थोड़ा सा आउट परफॉर्मेंस दिखाने में कामयाब रहा है। करेक्शन के बाद हमने देखा 1400 रुपए के लेवल्स टेस्ट करने के बाद स्टॉक में लगभग 1000 रुपए तक की करेक्शन देखने को मिली और उसके बाद वापस से यहाँ पर हायर हाइज हायर लोज का सीक्वेंस देखने को मिल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि मुथूट फाइनेंस में पर्टिकुलरली अभी ये बने रहे, क्योंकि यहाँ पर ये बेसिकली अगर गोल्ड के प्राइसेस में यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के चलते तेजी बनते हुए नजर आएगी तो उसका कहीं ना कहीं फायदा मुथूट फाइनेंस को देखने को मिल सकता है। इस पोजीशन के लिए मैं कहूंगा 1150 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ इस पोजीशन में होल्ड करें। इमीडिएट मुझे ऐसा लगता है कि 1300 रुपए का एक टारगेट लक्ष्य बना सकते हैं। ये 1300 रुपए के ऊपर का अगर और यहाँ पर ब्रेकआउट आता है तो फिर से एक बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। फिलहाल इसमें बने रहें। जहां तक बजाज फिनसर्व की बात है दीपाली, तो वहां पर हमने देखा है कि थोड़ा सा एक अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिली है और हमने देखा कि बाजार की तेजी के साथ अभी तक बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस ने बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन नहीं दिखाया है। बट अगर मीडियम टर्म का पॉइंट ऑफ व्यू है तो मेरा ऐसा मानना है कि स्टॉक 5400 5500 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन्स हैं। वहां पर मुझे लगता है कि अगर बाजार की गिरावट में स्टॉक उन लेवल्स तक आता है तो वहां पर पोजीशन को ऐड करें। और मुझे लगता है कि वापस से जिस तरह से यहाँ पर एनबीएफसीज के अच्छे रिजल्ट से आने देखने शुरू हुए हैं, हमने देखा है कि बैंक्स और बैंक के प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में भी वापस से लीडरशिप और परफॉर्मेंस देखने को मिली है। उसके चलते मुझे लगता है कि आगे चल के एनबीएफसीज में भी और पर्टिकुलरली बजाज फिनसर्व में भी तेजी बनेगी। तो 5400 5500 पर अगर गिरावट मिले तो वहां पर पोजीशन को ऐड करें और फिलहाल यहां पर उसमें बने रहें। ठीक है, तो राय आपको दी गई है। दोनों ही स्टॉक्स से बजाज फिनसर्व होल्ड कीजिए। 5400 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, बने रह सकते हैं इन लेवल्स पर भी। चलिए, एक ब्रेक का वक्त है, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले बात करेंगे सीएनबीसी आवाज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की खास मुहिम इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर के बारे में, जिसका मकसद है निवेशकों को जागरूक करना और निवेश से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी बात से उनको रूबरू कराना। एक लंबी ड्राइव पर जाने से पहले हम ये सुनिश्चित करते हैं कि गाड़ी के सभी पुर्जे बेहतर स्थिति में हैं या फिर नहीं, ताकि आगे जाकर कोई दिक्कत ना हो। उसी तरह हमें अपने निवेश को सुरक्षित रखने के लिए समय समय पर पावर ऑफ अटॉर्नी की जांच करने की जरूरत है। यदि आपके ब्रोकर की वजह से आपके डीमैट खाते में कोई खामी है तो आप मुसीबत में फंस सकते हैं। इसीलिए आपको वक्त वक्त पर अपने डीमैट खाते को चेक करना चाहिए कि आपके जरिए खरीदे गए शेयर या म्यूचुअल फंड यूनिट्स आपके ब्रोकर द्वारा आपके खाते में जमा किए गए हैं या फिर नहीं। आपका क्विक कमेंट हिमांशु इस पर? ही बचाव है, आपकी पर्सनल निवेश है और यह हमारी पूरी जिम्मेदारी बनती है कि रेगुलर इंटरवल्स पर हम अपनी होल्डिंग्स चेक करें कि बकायदा जो हमारी होल्डिंग्स हैं वो हमारे डीमैट में हैं या नहीं। और मुझे लगता है कि अगर ये एक अच्छी आदत है, ये आदत आपको एक बड़े नुकसान से जरूर बचाएगी। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौटेंगे, कुछ और सवालों करेंगे शामिल। आप देखते रहिए कल का बाजार। आप देख रहे हैं कल का बाजार। हिमांशु गुप्ता हमारे साथ हैं आपके सवालों के आंसर्स देने के लिए। प्रकाश भी हमारे साथ एक कॉलर फोन लाइन पर नई दिल्ली से। प्रकाश, गुड इवनिंग, बताइए सवाल अपना। हेलो हेलो, बताइए क्या सवाल है आपका प्रकाश? जी, मेरा नाम प्रकाश है, मैं न्यू दिल्ली से बोल रहा हूँ। मेरे पास हाइकल के शेयर है 172 के रेट से 725, तो मैं क्या करना चाहिए, मैं वो पूछना चाहता हूँ। बताइए हिमांशु, क्या सजेशन होगा? 172 की बाइंग है, 5 रुपए नीचे इनके भाव से 167 पर, क्योंकि इसकी क्लोजिंग हुई है। लेवल्स बताइए इनके लिए और स्ट्रैटेजी। दिवाली हाइकल एक बहुत अच्छा, यहाँ पर मैं कहूंगा कि पिछले कुछ महीनों से यहाँ पर स्टॉक ने परफॉर्मेंस दिखाई है। फिलहाल लगभग ऑल टाइम हाइज बनाने के बाद थोड़ा सा करेक्शन जरूर देखने को मिला है, पर मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ बने रहें और आगे चलकर यहाँ पर और ऊपर के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। 155 160 में कहूंगा कि बहुत मेजर सपोर्ट जोन है। अगर ये चाहें तो वहां पर अपनी पोजीशन को ऐड भी कर सकते हैं। अगर एक स्टॉप लॉस लगाना चाहें मीडियम टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो 135 रुपए के नीचे का एक क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस मेंटेन रख सकते हैं। फिलहाल बने रहें और मेरा ऐसा मानना है कि आगे चल के हायर लेवल्स देखने को मिल सकते हैं।
होल्ड करने की सलाह है और अच्छा स्टॉक है आपके पास, रखिए इसको। पवन ने एक सवाल भेजा है फेसबुक के जरिए, जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस स्टॉक को ये खरीदना चाहते हैं, जानना चाहते हैं इसी ऑप्शन के साथ जाए या फिर नहीं, तो बताइए जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस नई खरीदारी के हिसाब से कैसा लग रहा है आपको हिमांशु, और अगर जीआईसी हाउसिंग नहीं तो फिर कोई स्टॉक आपकी ओर से? दीपाली, मैं कहूंगा जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस का अभी तक चार्ट लॉन्ग टर्म का अगर मैं देखता हूं तो कोई बहुत बड़ा एक्साइटमेंट यहां पर चार्ट में मुझे नजर नहीं आता। मेरा मानना है कि स्टॉक एक लोअर लेवल से एक रिबाउंड जरूर दिखाने में कामयाब रहा है, लेकिन आगे चलकर यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि कोई काफी यहाँ पर पैसा बनता हुआ नजर आएगा। इसके बजाय मेरी सलाह यहाँ पर इनको रहेगी कि जिस तरह से अभी हमने मारुति के बारे में डिस्कस किया, हीरो मोटोकॉर्प ने हमने देखा कि एक अच्छी करेक्शन हायर लेवल से देखने को मिली है, तो ऑटो पैक में इन दो स्टॉक्स में से चुन सकते हैं। इसके अलावा अगर मेटल्स पैक में चाहें तो वहां पर भी मेरा ऐसा मानना है कि यहां से मेटल स्टॉक अच्छी परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। जेएसडब्ल्यू स्टील पर्टिकुलरली 290 रुपए के आसपास काफी अट्रैक्टिव लगता है, तो मुझे लगता है कि इनमें से कोई सिलेक्शन कर सकते हैं। और अगर हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के साथ ही जाना चाहते हैं तो मेरी सलाह रहेगी कि एचडीएफसी लिमिटेड के साथ जाएं, और वहां पर मुझे लगता है कि रिलेटिवली बेटर रिटर्न्स देखते हुए मिल सकते हैं। ठीक है, तो स्टॉक आपको बताया गया है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। जेआईसी हाउसिंग को फिलहाल अवॉइड करने का व्यू है। कोई डिस्क्लोजर होगा आपकी ओर से हिमांशु? हमने जिन शेयरों के बारे में बात करी, मेरा उसमें कोई निजी निवेश नहीं है, लेकिन सिमिलर लाइंस पर हमने अपने क्लाइंट्स को रिकमेंडेशन दी हुई है। ठीक है, शुक्रिया आपका सभी कॉलर्स की क्वेरीज को आंसर करने के लिए। तो इसी के साथ कल का बाजार में तो इतना ही। लें खबरों पर लगातार अपडेट के लिए सिंबीसी आवाज से जुड़े रहिए, ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। नमस्कार। भाई क्या लगा हुआ है कब से तू? मैं सोच रहा हूँ कौन सी कंपनी के शेयर्स लूं। ओह, शेयर्स की ड्रीम टीम बना रहा है। अब ये कंपनी एनालिसिस है, तेरा क्रिकेट नहीं है। मेरी सुन, तू सिर्फ ETF में इन्वेस्ट कर। ETF यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ये एक तरह का लो कॉस्ट म्यूचुअल फंड स्कीम है। अपनी कैटेगरी की सिलेक्टेड कंपनियों के शेयर में इन्वेस्ट करता है। हुई ना ड्रीम टीम? ये तो सच में ड्रीम टीम है यार। सही है ना? हाँ यार, कैसे सीख गया तू फाइनेंस के बारे में इतना सब? म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, जब तक के लिए गुड बाय।